जय हिंद। तैयार हो जाइए खान सर की किताब से प्रैक्टिस सेट 1 करने के लिए। तो आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सभी को पता होना चाहिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। आपके बीएसएससी के एग्जाम में संविधान से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए कि संविधान का आत्मा पूछ दे कि किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है, ठीक है ना। या पूछ दे कि आप किसी को पसंद करते हैं, उससे शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अनुच्छेद 21 के तहत उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। या पूछ दे, संविधान से पूछ दे कि संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको अपनाया गया था। संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसको टोटल बनाने में जो खर्च आया था 64 लाख रुपया आया था। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, यह मेरा वादा है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर आपका प्रश्न कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसका शुरुआत कब हुआ? भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ? तो याद रखिएगा कि जो भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। किस लिए किया गया था पंचवर्षीय योजना? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया था। पंचवर्षीय योजना आपका 5 सालों का रहता है। 1951 से आपका कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 1951 से आपका कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 5 सालों का आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर आपका हो गया। चलिए, और किसको बढ़ावा देने के लिए? कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगर इससे सवाल आपके एग्जाम में आता है तो 1951 आएगा, चाहे किससे संबंधित है तो कृषि से आएगा। 2 क्वेश्चन ही इससे बनेगा, ठीक है। तो दोनों पूछेगा तो आपको यहाँ पर हम क्लियर कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 3 नंबर आपका सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, ठीक है। उससे पहले देखिए, जिसका सिलेक्शन, जिसका नौकरी लगता है वो आप और हम ही जैसे लोग होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी का नौकरी लग गया तो वो आप और हम ही जैसे रहते हैं, लेकिन फर्क बस इतना रहता है कि वो डेली मेहनत करते हैं, रोजाना पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी डेली मेहनत कीजिए, रोजाना पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं कि एक दिन वीडियो देखे और दूसरा दिन पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो सभी को पता होना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ये तो जलाया था, लेकिन पूछ दे कि किसने बनाया था, तो यह भी याद रखिएगा, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? बनाया था, ठीक है। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। खराब लग रहा है खराब लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है, ठीक है। तो चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय से अगर प्रश्न पूछे तो यहां से 2 ही प्रश्न पूछेगा, किसने जलाया तो बख्तियार खिलजी ने, किसने बनाया? कुमार गुप्त ने बनाया, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट सवाल अगर पूछा जाता है तो इससे दोनों से ही कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, 4 नंबर आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपको सभी को पता होगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। जो मेन प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, वो क्या होता है? तो सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू होता है। कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ देता है, या फुल फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, इससे भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। पूरा नाम फुल फॉर्म से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कभी कभी पूछ देता है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, जीएसटी वाला ज्यादा पूछता है, तो इसको भी याद रखेंगे, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार बिहार की कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी जो है बिहार का, उसको क्या कहा जाता है? बिहार से
से एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मेरा वादा है, लिख कर ले लीजिए, ठीक है ना। और आपको भी आज वादा करना होगा कि हाँ सर मैं क्लास को पूरा देखूंगा। अगर आप पूरा क्लास को देखते हो तो यकीन मानिए मेरा वादा है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बिहार का कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार को कोसी नदी को दुख का नदी कहा जाता है। दुख यहाँ पर ऐसे शोक का नदी कहा जाता है। शोक का नदी किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो शोक यानी दुख, ठीक है, मतलब इससे बहुत बिहार में बाढ़ आ जाता है, ठीक है, इसलिए इसको शोक का नदी, दुख का नदी बोला जाता है। याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। और बिहार से मान लीजिए कि पूछते कि बिहार का स्थापना कब हुआ, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार की राजधानी पटना कब बनी, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, पटना गोलघर कब बना, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए पूरे बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को, 22 मार्च 1912 ईस्वी को पूछ देगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना कब बनी? 1912 ईस्वी को बिहार की राजधानी पटना बनी। जो पटना में गोलघर है वह कब बना? तो पटना में जो गोलघर है वह 1786 ईस्वी में बना, अनाजों को रखने के लिए, ठीक है। यहां से क्लियर हो गया। चलिए, क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी बनने वाला है। जब तक आपका एग्जाम न हो जाए यहाँ पर रोजाना आपको एक वीडियो उपलब्ध मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियमन कौन करता है? भारत में बैंकिंग प्रणाली जो है उसका मेन कौन करता है, उसका लेन देन कौन करता है, ठीक है। तो मेन रूप से कौन होता है भारत में बैंकिंग प्रणाली के लिए, ठीक है। तो आपका आरबीआई होता है, ठीक है ना। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ क्या होता है? इंडिया होता है। इसका स्थापना आपका 1935 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। इसमें आपका पैसा छापने का काम किया जाता है, ठीक है ना। इसमें आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका पैसा छापने का काम होता है, ठीक है। चलिए, 7 नंबर आपका प्रश्न, महात्मा बुद्ध से भी एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो महात्मा बुद्ध से भी सारे प्रश्न को याद कर लेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 463 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। याद रखिएगा, 463 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। ये ईसा पूर्व वाला आपका डेट पीछे चलता है, ठीक है ना। 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इनका मृत्यु पूछ देगा कि मृत्यु कहां हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब हम जो आपको बताएंगे बाबू, वहां से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, 8 नंबर आपका प्रश्न कि पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? मतलब पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है? इसमें जीके के पहले हम लोग 40 प्रश्न को क्लियर करेंगे, उसके बाद मैथ, उसके बाद हिंदी को देखेंगे, ठीक है। तो कम से कम आपको जीके में 40 में से 20 प्लस प्रश्नों को सही कर देते हो तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो उससे पहले देखिए, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको रोजाना क्लास मिलेगा। मतलब जो भी क्लास होगा आपको ग्रुप में पता चल जाएगा। जो भी पीडीएफ होता है आपको ग्रुप में डाल दिया जाता है, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, फिर पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए, क्योंकि अभी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर मैसेज कीजिए या ना कीजिए कोई मतलब नहीं, लेकिन क्लास को पहले पूरा देखिए, ठीक है ना। पृथ्वी किस दिशा में घूमना करती है? मतलब किस दिशा में घूमती है, ठीक है। सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। बिल्कुल पश्चिम से पूरब, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है कि पंचशीला समझौता भारत और किस देश के बीच होता है? पंचशीला समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? किस देश के बीच हुआ? तो भारत और चीन के बीच हुआ। बिल्कुल राइट आंसर। भारत और चीन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में भारत चीन का पहला युद्ध हुआ था, ठीक है ना। भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 1962 ईस्वी में भारत चीन का पहला युद्ध हुआ था। इसी समय भारत में पहला आपातकाल का घोषणा किया गया था।
भारत में पहला पातकाल कब लगा था? 1962 ईस्वी में ही लगा था। ठीक है, 10 नंबर आपका सवाल है कि कौन सी गैस फलों को जल्दी पकाता है? अगर फल को आपको जल्दी पकाना है तो हम लोग कौन सा गैस का उपयोग करेंगे? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी फल को पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करेंगे? एथिलीन गैस का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी गैसों को पकाना है तो कौन सा, जल्दी फलों को पकाना है तो कौन सा गैस का प्रयोग करेंगे? एथिलीन गैस का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है, ये सब आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है ना, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। अग्नि मिसाइल किस, एक मिनट, अग्नि मिसाइल किस प्रकार का है? ठीक है, अग्नि मिसाइल किस प्रकार का है? तो अग्नि मिसाइल किस प्रकार का है? आप ऑप्शन देखिए, आपको पता चल जाएगा अग्नि मिसाइल किस प्रकार का है। ठीक है, तो सतह से सतह है। ठीक है, सतह से सतह लड़ाई होता है अग्नि मिसाइल में। ठीक है ना, चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको VVI लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए तो आप लोग, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो जनता, देखिए जनता नहीं चुनता है, जनता तो प्रधानमंत्री ये सबको चुनता है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा नहीं, निर्वाचक जो होता है वहां का जो होता है निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखकर ही अलग ही पता चला है, निर्वाचक मंडल। ठीक है, 13 नंबर आपका सवाल है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः कौन सा गैस है? प्रभाव के लिए मुख्य कौन सा गैस है? तो CO2 है। CO2 है जो कि वायुमंडल में 0.003% पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। O2 की बात करेंगे, ऑक्सीजन होता है जो वायुमंडल में 21% पाया जाता है। N2 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन गैस जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है। H2 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर यहां से हो गया। यहां से अगर कोई भी प्रश्न पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूछ देगा कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, तो कौन सा गैस पाया जाता है कमेंट में बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन 78%। ठीक है, चलिए, भारत में GST कब लागू हुआ? भारत में GST कब लागू हुआ? बताइए, भारत में GST कब लागू हुआ? GST से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो GST आपका भारत में लागू हुआ 2017 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 2017 ईस्वी में लागू हुआ, जिसका पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। GST का पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। इसको 2017 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, 15 नंबर आपका प्रश्न है कि किस धातु को लोहा खाने वाला भी कहा जाता है? मतलब इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको लोहा खाने वाला भी कहा जाता है, मतलब वो लोहा को पिघला देता है एक तरफ से, मतलब गला देता है, वो ऐसा कौन सा है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम का संकेत कभी कभी पूछ देता है तो Na होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? यह इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार से यह प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म मतलब जिला में पूछ रहा है, ऐसे तो बिहार में होता है, कभी कभी बिहार दे देता है। ठीक है ना, सभी राज्य का नाम दे देगा, उसमें बिहार दिया रहेगा तो बिहार को आपको टिक करना रहता है। ठीक है, इसमें आपका जिला दे दिया है तो जिला यहां पर देखना है। ठीक है, हम लोग का तो देख लीजिए। बताइए, तो वैशाली जिला में हुआ था। जयप्रकाश नारायण बिहार के वैशाली जिला में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने छात्र आंदोलन किया था, छात्र आंदोलन किए थे, इसलिए इनको प्रसिद्धि मिली या फेमस हुए। ठीक है, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन किए थे। ठीक है ना, जो पूरा विश्व में फैल गया था। ठीक है ना, और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आप कहीं देखे होंगे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो यही जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था 1974 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, और आपको 40 में से कितना प्रश्न सही करते हैं ये जरूर बताइएगा। ठीक है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल आपका संतरा में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल आपका इसमें हो जाता है, बिच्छू के डंक में, चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसको हम लोग कभी कभी मेथोनोइक अम्ल भी दे देता है। इसका कभी कभी नाम क्या दे देता है? मेथोनोइक अम्ल दे देता है। ठीक है ना, मेथोनोइक अम्ल दे देता है। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम ने किया था। ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था मुंबई में। ठीक है,
मुंबई में। चलिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। उसके साथ एडविन एल्ड्रिन था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो पांव रखा था वह नील आर्मस्ट्रांग था। ये दोनों साथ में ही गया था, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले जो उतरा उसका नाम हो गया नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना। चलिए, 20 नंबर आपका प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो सभी बच्चे को पता होगा रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है। पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। बता दिए आप लोग। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है बताइए। बिल्कुल सही जवाब किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। या पूछ दे कि पेड़ का पत्ता हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए, हड्डी को मजबूत करने के लिए आपको कैल्शियम खाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका हड्डी कमजोर है, टूट जाता है, तो आपको कैल्शियम खाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है ना। पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कौन से ग्रह को रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह कहा जाता है? कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। बिल्कुल क्लियर यहां से हो गया। सबसे छोटा ग्रह किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताएंगे सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। चलिए, 23 नंबर आपका सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब हमारे देश को राष्ट्रपति को हटाना है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा। चलिए, 24 नंबर आपका सवाल है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, श्वेत क्रांति आपका किससे संबंधित है? याद रखिएगा, श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति आपका किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। बिल्कुल क्लियर हो गया। कभी कभी पूछ देता है हरित क्रांति, कभी कभी क्या पूछ देता है? हरित क्रांति पूछ देता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, गेहूं उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का है? तो बताइएगा, कांस्य युग का है, ठीक है ना। कांस्य युग का है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था? कभी कभी पूछ देता है कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो, लोथल, क्या बसा हुआ था? आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। और किसने किया था इस सत्याग्रह को? तो महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को किया था, ठीक है। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? बताइए तो, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी? बिल्कुल राइट आंसर, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होगा? बताइए, विटामिन बी की कमी से बेरी, ठीक है ना। अगर आपके शरीर में लोहा की कमी है, आयरन की कमी है, तो आपको एनीमिया बीमारी होगा, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। जिसका क्षेत्रफल की बात करें, मान लीजिए कि प्रशांत महासागर ना पूछ के पूछेगा कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल होता है 16,53,00,000 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। 16,53,00,000 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को जो आपका खेल दिवस मनाया जाता है वो किस खिलाड़ी के याद में मनाया जाता है, ठीक है ना। वह किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र के यादगार में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? याद रखिएगा, भारत का पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन था भारत का पहला उपराष्ट्रपति। भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। क्लियर। चलिए,
चिकन पॉक्स का वायरस कौन सा है? चिकन पॉक्स मतलब किससे होता है, ठीक है ना, चिकन पॉक्स किससे होता है, ठीक है ना, तो यह होता है बैरिसेला जोस्टर से होता है, ठीक है ना। एक समय आपका कोरोना का भी हो सकता है, आपके एग्जाम में प्रश्न डाल दे, क्योंकि सीधा यही वाला एग्जाम हो रहा है, तो कोरोना वाला भी प्रश्न डाल सकता है, याद रखिएगा 2020 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। ये इंपॉर्टेंट एवं इजी सवाल है, तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा 32 नंबर लिखकर, ठीक है ना। 33 नंबर आपका सवाल है कि भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है। जो लोकसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने सालों का होता है। तो लोकसभा के जो कार्यकाल होते हैं, सॉरी, लोकसभा का जो होता है उसका कार्यकाल 5 सालों का होता है, और जो राज्यसभा का होता है उसका उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ठीक है। 34 नंबर आपका सवाल होता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, क्लियर। चलिए 35 नंबर आपका सवाल है कि ताम्रपत्र किस धातु से बना होता है। जो पहले का ताम्रपत्र होता था वह किस धातु का बना होता था, तो वह तांबा का बना होता था, तांबा का, ठीक है ना, जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं, जिसका संकेत क्या होता है, Cu होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए 36 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा। 36 का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या होगा, ठीक है। 37 नंबर आपका प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। चलिए 38 नंबर आपका सवाल है कि किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है। मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर दिन सबसे लंबा होता है, ठीक है, बताइएगा। तो कौन सा ग्रह पर होता है, शुक्र ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है। अगर आप शुक्र ग्रह पर जा सकते हैं तो वहां दिन सबसे लंबा होता है, सभी ग्रह के मुकाबले वहां पर दिन सबसे लंबा होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, ठीक है ना। 39 आपका प्रश्न है कि चाय किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है। मतलब चाय सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये भी सवाल आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चाय सबसे ज्यादा आपका असम में होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाय किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो असम में होता है, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस, मतलब दिवस से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग यहाँ पर हम 40 प्रश्न बताए, अब आप लोग बताइए कि 40 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। 40 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिंदी, उसके बाद मैथ के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। तो दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, डॉक्टर दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अभी यहाँ के बाद हम लोग क्या हिंदी का स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग बता दीजिए जीके में 20 प्लस सही हुआ तो बिल्कुल अच्छा है। अब हिंदी में 30 प्रश्न बताएंगे। हिंदी में आपका एग्जाम में 30 प्रश्न आता है, इसमें से आप 15 प्लस सही कीजिए, आधा कम से कम सही करने का दम रखिए, ठीक है। चलिए बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये सवाल आपसे कर रहा है कि जो बालक शब्द होगा उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आपको ऑप्शन देखकर ही पता चलेगा बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा कि बालनी हो जाएगा कि बालवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बालिका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बालिका। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर आपका सवाल है कि कर्म किस समास का उदाहरण है। जो कर्म है वह किस समास का उदाहरण है, तो कर्म किस समास का उदाहरण है, ठीक है ना। ऐसा सवाल ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है बीएसएससी में, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला देखिए ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक क्या 2-3 ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, हम तो बहुत कम बता रहे हैं। तो कर्म किस समास का उदाहरण है, तो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा पूछेगा कि ये कौन सा समास का उदाहरण है। मान लीजिए कि सात घोड़ा किस समास का उदाहरण है, बता सकते हैं आप लोग, सात घोड़ा किस समास का उदाहरण है, ठीक है। मान लीजिए कि पूछ लेगा नीलकंठ किस समास का उदाहरण है,
बिना पानी किस समास का उदाहरण है? तो नीलकंठ अगर पूछ देता है तो नीला है कंठ या कर्म को धारण किए हुए है, तो कर्म धारक समास। ठीक है। सूर्य पुत्र मतलब कर्म को धारण किए हुए कि सूर्य का पुत्र है, तो कर्म धारक समास। इस प्रकार से आपको समास को पहचानने आना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, कोई स्पेशल वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पहचानने के लिए बताएंगे। ठीक है ना। चलिए, अनुग्रह का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनुग्रह का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अनुग्रह को और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? तो देखिए, दया तो होगा नहीं, क्षमा नहीं होगा, आशीर्वाद। अनुग्रह का मतलब अनुग्रह आप किसी से करें मतलब कृपया कर रहे हैं। ठीक है, कृपया। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आपको इस प्रकार से ऑप्शन को पकड़ना है, इसी प्रकार से काफी बच्चे राइट आंसर कर पाते हैं। ठीक है। जैसे में मान लीजिए कि कलम शब्द का बहुवचन, इसमें क्या आप इसमें से आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? कलम का बताइए। तो कलमों तो कभी नहीं होगा, आपको पता है। कलमों नहीं होगा, कलमी नहीं होगा, न कलमान होगा, ये तो आपको पता है। तो कलम शब्द का बहुवचन क्या होगा आपके हिसाब से? तो कलमे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलमे हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप पकड़ सकते हैं। चलिए, सावन किस ऋतु का महीना है? सावन किस ऋतु का महीना है? बताइए, सावन किस ऋतु का महीना है? तो वर्षा ऋतु का महीना है। ठीक है। चलिए, राम ने फल खाया, राम ने फल खाया में नेक क्या है? नेक क्या है? ठीक है, नेक क्या है बताइए। राम ने फल खाया, नेक क्या है? ठीक है, इसमें यह पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ने है जो वह विभक्ति है। ठीक है, क्या है? विभक्ति है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? जब आपको सरल व्याकरण पढ़ाएंगे उसमें पूरा अच्छे से ये सब बताएंगे कैसे कैसे पहचाना जाता है। ठीक है ना। और जिनका सिलेक्शन ये सब होता है वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना। डेली एक ही काम को कीजिएगा, रोजाना पढ़ाई कीजिएगा, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। चलिए, 7 नंबर आपका प्रश्न है कि खट्टा मीठा किस अलंकार का उदाहरण है? ठीक है ना। खट्टा मीठा किस अलंकार का उदाहरण है? खट्टा मीठा एक दूसरे का विरोध कराए ना कराए, खट्टा मीठा, माता पिता, लाभ हानि, एक दूसरे के ये सब विरोध करता है, तो यानी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। आप इस प्रकार से इसको पहचान सकते हैं। खट्टा मीठा, राजा रानी, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 8 नंबर आपका सवाल है कि पवन का विलोम क्या होगा? पवन मतलब हवा, हवा का विलोम यानी पवन का विलोम क्या होगा? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो पवन का मतलब वायु भी एक तरफ से होता है, शून्य भी उसको बोलते हैं, मंद, लेकिन स्थिर नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉरी मतलब उसका जो उल्टा होगा क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नर प्लस ईश्वर, नर प्लस ईश्वर को अगर हम करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, तो नर प्लस ईश्वर क्या होगा? नर प्लस ईश्वर क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो नरेश्वर बनेगा। क्या बनेगा? नरेश्वर बनेगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना। चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, यहाँ मन का अर्थ क्या है? मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, यहाँ मन में कौन सा अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, यहाँ मन का अर्थ क्या है? तो मन का मतलब इच्छा, इच्छा, मन न कहता, इच्छा नहीं है, मन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मन का अर्थ क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि समानार्थी का अर्थ क्या होता है? जो समानार्थी का अर्थ होता है वह क्या होता है? तो समानार्थी का अर्थ होता है कि एक ही अर्थ वाला, मतलब उसका मतलब भी वही होना चाहिए। मान लीजिए कि जैसे में आंख, तो आंख को हम लोग कभी कभी नयन बोलते हैं, तो ये दोनों क्या है? समानार्थी शब्द है, एक जैसा शब्द, एक ही अर्थ वाला शब्द है। ठीक है। चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है कि विद्या धन है, यह किस प्रकार का उदाहरण किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, विद्या धन है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह कथनवाचक है। किस प्रकार का वाक्य है? कथनवाचक है। ठीक है ना। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है कि उदाहरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उदाहरण में ही आपका उपसर्ग पूछ रहा है। उदाहरण, उदाहरण में कौन सा उपसर्ग होगा? कौन सा उपसर्ग होगा आप बताइए। तो उद प्लस हरण, उद प्लस हरण, इस प्रकार से तो आपका ए वाला हो जाएगा। ए वाला देखिए, तो आपको ये सब तो होगा नहीं, ए वाला ही आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। एक उपसर्ग एवं प्रत्यय से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए, भिक्षा देना पुण्य है, में देना क्या है? भिक्षा देना पुण्य है, में देना क्या है? तो देना आपका काम हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। देना आपका एक प्रकार का क्या है? काम है, क्रिया हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आज गर आज गरजे पर न बरसे, इसका अर्थ क्या है? मतलब आज गरजे पर न बरसे,
न कहता कि गरजता है लेकिन बरसता नहीं है, तो उसका अर्थ क्या है? बोलना अधिक लेकिन करना कम है। ठीक है, बोलना अधिक, ज्यादा बोल दिया लेकिन कर कुछ नहीं रहा है, वही बात है ना। ज्यादा गरजना न, आप लोग भी तो वही करते हैं, बोलते हैं कि हम पढ़ेंगे लेकिन नहीं पढ़ते, तो वही बात हो गया, यही वाला बात हो गया। ठीक है, चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि दूध का दूध पानी का पानी किस अलंकार का उदाहरण है? ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी किस अलंकार का उदाहरण है? ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला देख लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, तो ये आपको ऑप्शन देखकर ही पता चलेगा। पुनरुक्ति प्रकार से, पुनरुक्ति, रुक जा रहा है फिर बढ़ जा रहा है, दूध का दूध पानी का पानी ना है तो पुनरुक्ति। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हम आपको ऊपर बता दें कि उपसर्ग प्रत्यय से एक प्रश्न रहेगा, तो यहाँ पर दुर्लभ का उपसर्ग पूछ रहा है, तो दुर्लभ का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा बताइएगा आप लोग। ठीक है, उपसर्ग कौन सा हो जाएगा तो बताइए, दुर्लभ का उपसर्ग आप बताइए ना, क्या इसका, अगर इसको संधि विच्छेद करते हैं तो कौन सा उपसर्ग होगा, कौन सा प्रत्यय होगा? तो लभ तो कभी नहीं होगा, ये तो आपका प्रत्यय हो गया। भर तो कभी नहीं होगा। अब ये दोनों में से आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो दुर्ल का इसका कोई अर्थ नहीं होता, दु का आपका अर्थ भी निकाल सकते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इस प्रकार से पकड़कर उसको सही कर सकते हैं। हंसना किस प्रकार का क्रिया है? जो हंसना है वह किस प्रकार का क्रिया है? ठीक है, तो हंसना किस प्रकार का क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना, अकर्मक क्रिया है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हंसना आपका एक प्रकार का अकर्मक क्रिया है। ठीक है, 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि सुमन का तद्भव रूप क्या होगा? सुमन का तद्भव रूप क्या होता है? ठीक है, सुमन का तद्भव रूप क्या होगा? तो फूल हो जाएगा। सुमन का संस्कृत भाषा में हम लोग फूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सुमन का अर्थ क्या होता है? फूल होता है। ठीक है ना, वही बात है। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि किसके सर्वनाम का वचन है? किसके सर्वनाम का वचन है? किसके किसके सर्वनाम का वचन है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर इसका होना चाहिए। तो बहुवचन है। किसके मतलब कौन सा सर्वनाम है ये पूछा, तो बहुवचन है। ठीक है, चलिए 21 नंबर आपका सवाल है कि दोष देना मुहावरा का अर्थ क्या है? दोष देना मुहावरा का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? दोष देना मुहावरा का अर्थ क्या हो गया? जिम्मेदारी डाल देना, जिम्मेदारी डाल देना ना, कहते हैं दोष देना मतलब जिम्मेदारी डाल देना। ठीक है, चलिए 22 नंबर आपका सवाल है कि रामायण के रचयिता कौन है? आपके हिंदी में आएगा प्रश्न, और हिंदी के हम अभी करवा ही रहे। ठीक है, तो रामायण के रचयिता आपका कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 23 नंबर आपका सवाल है कि उज्जवल शब्द का विलोम क्या होगा? उज्जवल शब्द का आपका विलोम क्या होगा? धूमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूमिल हो जाएगा। ठीक है ना, उज्जवल का मतलब पूरा चमकना, उसका उल्टा धूमिल मतलब मैल। ठीक है ना, चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि माता शब्द का संबंध किस लिंग से है? जो माता है, माता शब्द है, उसका संबंध किस लिंग से है? तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा। चलिए आप इसका जवाब बता दीजिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होगा। ठीक है ना, चलिए 25 नंबर आपका सवाल है कि मैंने उसे समझाया, यहाँ यहाँ उससे कौन सा कारक है? मैंने उसे समझाया, यहाँ उससे कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 26 नंबर आपका सवाल है कि जीवन एक संग्राम है। ठीक है, जीवन एक संग्राम है, यहाँ कौन सा अलंकार है? ठीक है, जीवन एक संग्राम है, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 27 नंबर आपका सवाल है कि वह लड़का बहुत तेज है, इसमें तेज क्या है? वह लड़का बहुत तेज है, तो तेज क्या है? तो विशेषण है, बता रहा है कि लड़का क्या है, तेज है, वह लड़का का विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, 28 नंबर आपका सवाल है कि साझा का समानार्थी क्या होगा? साझा का हम और शब्द में क्या बोल सकते हैं? साझा का मतलब क्या होता है, इसका समानार्थी क्या होगा? ठीक है, तो आपको ऑप्शन देकर पता चलेगा, संयुक्त हो जाएगा। ठीक है ना, 29 नंबर आपका सवाल है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का क्या होगा? कवित्री, बिल्कुल राइट। ऐसा अगर ऐसे कवित्री नहीं लिखाएगा, ठीक है ना, कवित्री दूसरा टाइप का लिखाएगा। ठीक है ना, 30 नंबर आपका प्रश्न है वो लास्ट हिंदी का 30 प्रश्न है, घर किस प्रकार का संज्ञा है? घर आपका किस प्रकार का संज्ञा हो जाएगा? तो जातिवाचक, सभी घर का बात कर रहा है, पक्का वाला घर, फूस वाला घर, तो यह जातिवाचक घर हो जाएगा। ठीक है ना, पूछ देता कि लड़का, तो लड़का भी आपका जातिवाचक हो जाता। नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ही है तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है ना, हिंदी का तो हो गया आपका, अब मैथ के 30 प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैथ के 30 प्रश्न को देखेंगे। अब आप लोग बताएंगे कि हिंदी में से आप लोग 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न को सही किए। ठीक है, तो अब आइए मैथ के सारे प्रश्न को देखते हैं और किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम
एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए 25% किस भिन्न के बराबर, जो 25% है ये तो काफी सिंपल प्रश्न यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना, लेकिन इससे थोड़ा टफ प्रश्न आता है। ठीक है, तो पहले सिंपल जानिएगा कि हाँ इस लेवल का आता है, तभी तो आप टफ सॉल्व कर पाइएगा। तो इस लेवल का एक प्रश्न आएगा जो कि थोड़ा टफ रहेगा। ठीक है, तो 25% को भिन्न के बराबर है, तो 25% है तो परसेंट को हम लोग प्रतिशत वाला प्रश्न है। ठीक है ना, तो प्रतिशत को हम लोग बट्टा 100 लिख सकते हैं, तो 25 बट्टा कितना 100, 25 बट्टा 100 तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर आपका सवाल है कि एक संख्या का 20%, एक संख्या का 20% बराबर 40 है तो संख्या क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, ये वाला एकदम सेम ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। एक संख्या तो संख्या नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, उसका 20%, तो 20 कर दिए, परसेंट का मतलब बट्टा 100 और बराबर में कितना 40। ठीक है, तो 20 दूनी 40 बराबर में आप इस प्रकार से काट सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 200 आ जाएगा। एक्स बराबर आपका क्या होगा, वह संख्या कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आप इस प्रकार से ये सब मैथ को क्लियर कर सकते हैं। ये वाला प्रश्न एगो आता है, ठीक है ना, तो अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, और आपको कल ही बता दिए थे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न मैथ में पूछा जाता है, एलसीएम एचसीएफ से भी 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो 8, 12, 20 का एलसीएम क्या होगा, इतना इजी सवाल आप लोग कमेंट में बताएंगे निकाल कर क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए सरल ब्याज का सूत्र क्या है। जैसे मैं सरल ब्याज का सूत्र कभी कभी बना, सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से भी आपके एग्जाम में प्रश्न, आपके मतलब एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, तो सरल ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए आपको, और कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है। ठीक है, 1-2 फार्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है ना, तो याद होना चाहिए आपको, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, जिसको हम लोग मूलधन को पी रेट और टाइम को क्या टी बोलते हैं। ठीक है, बट्टा में कितना 100, ये यहाँ पर देखिए तो कहीं पर लिखा हुआ है, तो बी वाला ऑप्शन यही लिखा है, ये बट्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए वाला बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले थे कि सूत्र एक दो को पूछेगा तो यहाँ पर भी पूछ सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना बी गुने एच, बी का मतलब आधार, एच का मतलब ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रयमूल आपका 500 है, एक वस्तु का क्रयमूल आपका कितना है 500 है। ठीक है, और विक्रयमूल आपका कितना है 600 है। एक वस्तु का क्रयमूल आपका 500, विक्रयमूल आपका कितना है 600 है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर आपका होना चाहिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको सबसे पहले लाभ पता होना चाहिए। लाभ और हानि से भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लाभ आपका 100 हो जाएगा, 100 गुना क्रयमूल आपका 100 गुना 100 होता है बटा में क्रयमूल, मतलब लाभ गुना 100 होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लाभ तो 100 आया, 100 होता है बटा में क्रयमूल, तो 00 से 00 और बी बचे कितना होगा, ये 100 होगा। तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा 20%। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न कि किसी अंक का 3 गुना, किसी अंक का, कोई अंक का 3 गुना बराबर कितना 45, किसी अंक का 3 गुना बराबर में क्या 45, तो ये कितना बार में कटेगा 15 बार में, तो x बराबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। किसी अंक का 3 गुना बराबर 45, तो क्या राइट आंसर होगा 15, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है कि 3/4 का प्रतिलोम क्या होगा, 3/4 का प्रतिलोम क्या होगा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है बताइए, तो उल्टा होता है, तो आप इसका उल्टा बताइए कितना होगा 3/4 का, कमेंट में लिखिए। तो ये वाला सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसको कट कुट पहले कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट से भी एक प्रश्न पूछता है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन ले लिए हैं, इससे थोड़ा टफ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मान लीजिए कि पूछ देगा √1681 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो √1641 ऐसे 81 पिछले साल वाला प्रश्न है, तो हम इसका बता देते हैं 41 होता है, 41 का होता है। 144 का कितना होगा आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ठीक है ना, चलिए यदि किसी संख्या में, यदि कोई संख्या में 15 जोड़ने पर 45 मिलता है, कि यदि किसी संख्या में 15 जोड़ते हैं तो 45 मिलता है, तो वह संख्या क्या होगा। तो इस प्रकार से कर दे, तो x बराबर 45 माइनस 15, तो कितना मिलेगा 30 मिलेगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए
22 नंबर आपका सवाल है कि 5 पेन का कीमत 75 रुपया है। 5 पेन का कीमत आपका कितना है? 75 रुपया है। तो एक पेन का कीमत बताइए। 5 पेन का कीमत 75 रुपया, ये नहीं पूछेगा, ठीक है, इसको कट कीजिए पहले, ठीक है। चलिए, चुक्की वाला नहीं पूछता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्यों करें जब पूछता ही नहीं है। तो 18% का दशमलव रूप में क्या करें, ये ऐसे तो सिंपल है, लेकिन एक बार दो बार देखने को मिला है यह प्रश्न, ठीक है, दशमलव वाला देखने को मिला है, ठीक है। तो 18/100 कर देंगे, प्रतिशत में यह प्रश्न पूछ देता है, ठीक है ना। तो इसको दशमलव में हम लोग सीधा करेंगे तो 2 गो पर है, तो 2 गो यहाँ पर भी है, तो 2 गो पर यहाँ पर ऐसे दशमलव बैठ जाएगा, आगे कुछ नहीं, तो 0.018। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 14 नंबर आपका प्रश्न ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु पर 10% का छूट दिया जा रहा है, ठीक है, तो 200 का विक्रय मूल्य, 200 का विक्रय मूल्य, 200 का विक्रय मूल्य, क्या क्वेश्चन टाइप पूरा नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करें जब बताया ही नहीं है। हाँ, तो देखिए 10% का छूट दिया जा रहा है, तो कोई भी चीज 90-100 का होता है, तो 100 में 10 का छूट दिया जा रहा है, तो 90 हो जाएगा। और गुना में 100, गुना में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बट्टा, ये गलत हो रहा है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, इसको काट दीजिए, ठीक है ना। चलिए, इसको देख लेंगे अगले प्रश्न में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो पूरा टाइप नहीं किया हुआ है, इसी से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। कभी कभी ये वाला भी प्रश्न देखने को मिल जाता है कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है। मात्र अभी तक यह एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, एक बार खाली पूछा है, ठीक है ना। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य बराबर हो, यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य क्या हो? बराबर हो, तो लाभ और हानि क्या होगा? यदि मान लीजिए कि क्रय मूल्य भी 500 और विक्रय मूल्य भी 500, तो उस बंदे को क्या होगा? लाभ होगा क्या हानि, ये पूछ रहा है। तो न लाभ होगा न क्या होगा? हानि होगा। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, काट देते हैं इसको, ये क्वेश्चन सब गलत टाइप कर देता है, ठीक है ना। औसत का सूत्र क्या होता है? एवरेज, औसत से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा टफ रहता है, लेकिन यहाँ पर सूत्र पूछ दिया है। तो औसत बराबर सूत्र क्या होगा बताइए आप लोग। ये हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछ रहे, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो संख्या दिया रहता है उसका कुल योग, नीचे जो संख्या रहता है उसका, तो यानी कुल योग बटा क्या? संख्या है। जो ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं वो वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 15% का 200, हाँ, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 15% का ऑफ मैंने का 200, ठीक है। तो 15 बट्टा कितना हो जाएगा? 100% का मतलब गुना 200, ये कटेगा आपका 2 बार में, तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 22 नंबर आपका सवाल है कि 9 गुना 5 इंटू -7, 9 गुना 5 इंटू -7, तो 45 -7, तो कितना इसमें बचेगा बताइए। 45 -7 में से कितना जाएगा? 15 में से 60, 38 बचेगा, ठीक है ना। तो ये वाला तो कभी कभी बोर्ड मार्क्स से भी 1-2 प्रश्न डाल देता है, लेकिन ये सिंपल प्रश्न है, तो इसको पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। फिर से डबल ऐड हो गया है। चलिए, वर्ग का एक भुजा परिमाप दिया हुआ है 40, ठीक है ना। वर्ग है, उसका परिमाप 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ग का एक भुजा क्या होगा? मतलब टोटल जोड़कर आपका 40 दिया हुआ है, तो चारों कितना होना चाहिए? 10-10 होना चाहिए, तब ना 10 चौका 40, या परिमाप बराबर होता है ना 4 गुने भुजा, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो उसका भुजा क्या हुआ? तो भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल 9, इसका राइट आंसर, ठीक है। 81 का वर्गमूल 9, ठीक है। चलिए, 4 का घन आपका क्या होना चाहिए? 4 का घन ये सिंपल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दे देंगे, ठीक है ना। कहे थे ना कि ये वाला सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, ये कहाँ से पता ना कहाँ से टाइप कर दिया है प्रश्न, किताब में से लगता है नहीं टाइप किया है। चलिए, दो संख्याओं का योग 50, हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दो संख्याओं का जो योग है उसका योग जो है 50 है, उसमें से एक संख्या आपका 20 दिया हुआ है, तो दूसरा संख्या पूछ रहा है, तो दूसरा संख्या आपको नहीं मालूम हो जाएगा 20, और दोनों का योग 50 है, तो 20 और 30 50। आप ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाकर जब बनाना रहेगा तो आप ऐसे भी दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु का एसपी जो विक्रय मूल्य है 900 है, ठीक है ना, 900 या 10% का वो लाभ कमाना चाहता है, मैंने लाभ प्रतिशत दिया है 10, तो क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य सीपी बराबर फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 1 प्लस पी प्रतिशत बट पी प्रतिशत, यानी पी प्रतिशत ना लिखे पी बटा 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया 900 इंटू 1 प्लस 10/100, ठीक है। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पूरी तरह से जो आंसर आएगा वह आपका 800 आएगा, ठीक है ना।
चलिए, वो वाला इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला बताएंगे आप लोग। दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 12 गुना 3 करिएगा तो 12 तिया 36, ठीक है। चलिए, 30 नंबर आपका प्रश्न है कि पाई का मान लगभग कितना होता है। पाई का मान लगभग दशमलव में पूछ रहा है तो 3.14 होता है, ठीक है। अगर बट्टा में पूछता तो 22/7, अगर यही क्या में डिग्री में पूछता तो 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैथ के भी हम लोग 30 प्रश्न को क्लियर कर लिए, ठीक है। अब आप लोग बता सकते हैं कि मैथ में आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या, जय हिंद। और अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको नंबर हम दे दिए हैं 9334517119, ठीक है। इसमें टोटल हम लोग कितना प्रश्न को किए, 100 प्रश्नों को क्लियर किए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना ऐसे ही क्लास मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नाम नहीं भूलिएगा, नाम आनंद उरेक्स, मेरा नाम है आनंद उरेक्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते आप सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, रोजाना तैयारी कीजिए, ठीक है, तभी आपका रिजल्ट होगा। जय हिंद।